जैसा कि आप जानते हैं बेटा जी, सुबह सुबह यानी कि 6 बजे का टाइम हो रहा है और हमारी जो सीरीज चल रही है वो है सफलता सीरीज। सफलता सीरीज का फिजिक्स के अंदर आज है डे 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 और 1 घंटे में एक चैप्टर का जो हमारा वादा है वो आज हम खत्म करने वाले हैं। तो कितने बच्चे, सबसे पहले तो जाग जाइए, मुझे बहुत सारे बच्चे नींद में नजर आ रहे हैं। तो यार अपनी आंखों को खोलिए बेटा जी, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। वो बोलते हैं ना कि जिसकी आंखों में मंजिल अगर है, आपकी अगर अपनी मंजिल क्लियर है, मुझे तो आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, तो फिर बेटा जी नींद तो उड़ ही जाएगी। तो खोल लीजिए अपनी आंखों को और सुबह हो चुकी है बच्चों, है ना। मुझे पता है आप लोगों का मन नहीं कर रहा होगा यार सर सुबह सुबह कहाँ, लेकिन जो बच्चा सच में कोशिश कर रहा है, स्टिल अभी भी लड़ रहा है चीज़ों से, वो एक दिन ज़रूर सफल होगा। लड़ते रहिए, ये तो ज़िंदगी है बेटा, लड़ाई का नाम है। खैर, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, जैसा कि मैं आपको बोल भी चुका था कि बेटा जी आज यानी कि देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको सदिश कराया था। सदिश कराने के पीछे रीजन था कि मैं चाहता था कि आपका एटलीस्ट बेसिक चीजें जो है ना वो डेवलप हो जाए, बेसिक्स। सदिश आपको सिखा दिया है, पिछला लेक्चर आप देख लेना। 1 घंटे मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, ये वादा है हमारा। तो शुरुआत करेंगे, आज है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो क्यों ना शुरू किया जाए, क्यों ना शुरू किया जाए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे विद्युत आवेश। क्या होता है आवेश? अच्छा, जैसा कि आपको भी पता है बेटा, समझदार बच्चे हो, 1 घंटे में इस इतने विशाल का चैप्टर को खत्म करना संभव नहीं है अगर मैं अपने हाथों से लिखूं तो, आपको भी पता है। और पूरा चैप्टर कवर करने की मेरी इच्छा है, तो चीजें सारी लिखी हुई हैं, मैं केवल एक समझाने के लिए यहाँ पर हूँ, समझाऊंगा। नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्लियर है। तो अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तैयार हो जाइए। आवेश की हम बात करें, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी होते हैं और महसूस भी किए जाते हैं। देखिए, अगर एक आवेश को मैं रख दूं तो रुका हुआ जो आवेश है, स्थिर आवेश जो है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर वो, तो उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र है जो दिखता नहीं है, परंतु उसके प्रभाव महसूस किए जा सकते किसी अन्य आवेश के द्वारा, उसके द्वारा नहीं। जैसे सपोज मैं आवेश हूं और मैंने अपने आसपास एकदम मस्त सा विद्युत क्षेत्र तैयार किया। जैसे मोर होते हैं ना, मोर, तो मोर की पंख कैसे फैला देता है ना जब मोर नाचता है, तो उसके ऐसे मान के चल, ऐसे ना मोर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उसके विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा मोर आकर्षित हो सकता है ना। ऐसे ही एक आवेश है, उसके आसपास विद्युत क्षेत्र है और कोई अन्य आवेश उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को या उत्पन्न भी करेगा, महसूस भी करेगा। महसूस मतलब महसूस तो दूसरा कर रहा है, उत्पन्न वो खुद कर रहा है ना। तो आवेश बेसिकली क्या है? उत्पन्न भी कर रहा है और दूसरा महसूस भी कर रहा है, तो दूसरा भी तो आवेश ही है। और अगर वही आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो फिर वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, फिर चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव उत्पन्न भी कर दिया और दूसरा आवेश उसको महसूस भी कर सकता है। तो बेसिकली आवेश वो है किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है, महसूस भी करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और दूसरा आवेश उसको महसूस भी करता है। किसी भी वस्तु में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता या न्यूनता या कमी को बोलूं तो वो अधिकता या कमी ही आवेश को प्रदर्शित करती है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि कोई वस्तु है जो उदासीन है, उदासीन का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई आवेश नहीं है, गलत बात। उदासीन वस्तु का मतलब है उस पर नेट चार्ज 0। देखिए, आवेश एक अदिश राशि, आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कहीं पर +3 कूलाम है और कहीं पर +2 कूलाम है, तो 3 और 2 5 कूलाम आवेश है मेरे पास। अगर कहीं पर मान लीजिए +3 है और कहीं पर -1 है, तो मेरे पास नेट आवेश +2 कूलाम है, 3 - 1 2 कूलाम आवेश है। तो बेसिकली आवेशों को सीधा सीधा, जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं ना, वैसे वैसे सीधा सीधा जोड़ लीजिए। आवेशों को जोड़ने के लिए सदिश योग नियम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आवेश भैया सदिश आवेश अदिश राशि है, बेसिकली भौतिक राशि है, पहली बात। तो दूसरी चीज बेटा जी,
मैंने बोला कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है, इसका मतलब यह है कि उस पर नेट आवेश जीरो है, अर्थात जितने उस पर ऋणावेश रहे होंगे उतने ही उस पर धनावेश रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए सोडियम की बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम की मैंने बात कर ली, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, तो जितने ऋण है उतने ही धन है, तो जो नेट आवेश है ना वो जीरो है ना। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, भैया नेट आवेश कितना है, जीरो है, 11 माइनस 11 जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है, ये बोलिए कि उस वस्तु पर नेट आवेश जीरो है। अगर किसी वस्तु पर आवेश लाना है तो वहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन में निकाल लेता था, याद करो सोडियम फिर एक इलेक्ट्रॉन दे देता था क्लोरीन को, तो Na+ बन जाता था, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन की कमी को हमने प्लस से दिखा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो हमने क्या बोला, उस पर आवेश आया, धन आवेश आया। अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वहां Cl- आ जाता है, तो बेसिकली तो जो ये प्लस आया, ये माइनस आया, ये किससे आया, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वरना जब तक वो उदासीन था तब तक तो कोई आवेश था ही नहीं, अर्थात नेट आवेश जीरो था। आवेश तो था परंतु नेट आवेश जीरो था। तो आज के बाद अगर कभी भी उदासीन वस्तु का नाम सुनो ना तो ये मत बोलना कि यार उस पर आवेश नहीं है, ये बोलना कि यार नेट आवेश उस पर जीरो है। क्लियर है? आवेश के प्रकार, आवेश जो होता है बेटा जी, धनात्मक आवेश भी हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश भी हो जाएगा। धनात्मक आवेश क्या है, प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है। भैया अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश आ जाएगा। अभी मैंने बता दिया। ऐसा ही मात्रक की इसकी बात कर लेते हैं तो बेटा जी एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिए आई क्या होता है, धारा होता है dQ/dt, आवेश प्रति एकांक समय में, है ना, प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो गया, तो बेसिकली आवेश बटा समय है। अगर मुझे आवेश बराबर लिखना हो तो धारा इंटू समय, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, तो धारा एम्पियर इंटू सेकंड, और उसी को हमने नाम दिया है कुलाम। क्या नाम दिया है? कुलाम। इसको C से दर्शाते हैं। V में सूत्र हो जाएगा, धारा का हो जाएगा एम्पियर और समय का हो जाएगा T, तो ये हो जाएगा A इंटू T। क्लियर है? आवेश का प्रायोगिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू घंटा, है ना, और ये हो जाएगा 3600 कुलाम। एक घंटा कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर। एम्पियर का तो एम्पियर ही रखा है, लेकिन यहाँ सेकंड है और यहाँ घंटा है, तो अगर मैं इसको बदलूं वापस से इसमें, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अरे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600, तो बेसिकली 3600 कुलाम आ गया, और इसी को हम बोलते हैं फैराडे के अंदर 96500 कुलाम। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्लियर है? चलिए, विद्युत आवेश खत्म हो गया, अब आप बात करते हैं आवेशों के विशिष्ट गुणों की। मजा आएगा, ध्यान से सुनते जाना। आवेश एक अदिश राशि है, सीधी सी बात है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, ये पढ़ते रहना, मैं सिर्फ गुणधर्म बता रहा हूं आवेश के। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। लिखा है ना, ये यदि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरी वस्तु को भी आवेशित किया जा सकता है। तो बेसिकली दूसरी वस्तु को आवेशित किया है तो बेसिकली आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा, है ना। तीसरा है कि आवेश जो है वो सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का आवेश के बिना अस्तित्व है, आवेश के बिना अस्तित्व है। मतलब आप ऐसे समझे, कहीं पर द्रव्यमान है तो आवेश हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान तो रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर आवेश है तो पक्की बात है द्रव्यमान रहा होगा। आवेश हमेशा और हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है। अतः आवेश का होना ही यह सिद्ध करता है कि वहां द्रव्यमान है। मैंने वही बोला ना, आवेश का होना यह सिद्ध करता है कि वहां द्रव्यमान है। किसी वस्तु को आवेशित करते समय उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। जाहिर सी बात है कि अगर मैंने किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो मान लीजिए मैं वस्तु हूं और मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सपोज मेरा द्रव्यमान पहले x था, अब मैंने और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणावेश है, लेकिन साथ साथ में मेरा द्रव्यमान भी तो बदल गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, मतलब मैंने उतना द्रव्यमान और ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब बच्चा बोलेगा सर इससे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत छोटा द्रव्यमान है, बड़ा है ना ओवरऑल। अब माइन्यूट लेवल पर जाकर देखो, बड़ा तो है ना द्रव्यमान, ठीक है ना।
जब वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घटता है। सीधी सी बात है, धनावेशित करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना, और इलेक्ट्रॉन घट गया मतलब उतना द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन हट गया मतलब द्रव्यमान उतना घट गया। यदि वस्तु ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन आया है यानी कि वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो ये थे बेसिकली, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं बेसिकली। आवेश अदिश राशि है, दूसरा हमने ये पढ़ा, और तीसरा हमने ये पढ़ा। चौथा हम बात कर लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली उन्होंने बोला कि आवेश जो है ना वो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में होगा। अब यहाँ पर कुछ अधूरा सा स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को, इसको मैं पढ़ लेता हूँ कि विद्युत आवेश क्वांटीकरण का वह गुण है जिसमें सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जैसे E द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्ण गुणज होते हैं, N का मान है ना। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव Q बराबर प्लस सदैव, या इसको हटाई दो, आप तो सीधा सीधा देसी भाषा में ये समझो, क्योंकि जब नहीं आ रहा तो आप सीधा सीधा इसको ब्लैक कर दो, खत्म बात ना। आप तो बस ये समझ लो मोटा मोटी स्टेटमेंट, क्योंकि फिर वो मुझे बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप, मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट जमाना समय बर्बाद करेगा, अभी मैं देखूंगा तो उसको, ठीक है ना। आप बस ये मान के चलिए कि भैया एक वस्तु है, वहां से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है या उसमें इलेक्ट्रॉन को देना। अगर मैं एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ, मान ले दूसरे को दे रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है कि आप इलेक्ट्रॉन पूरा निकालोगे, आप ऐसे नहीं निकालोगे कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सवा निकाल लिया, 1.5 निकाल लिया। बेसिकली पूर्ण गुणज के रूप में होगा। n एक पूर्णांक है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसे नहीं है मैंने 5.25 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैंने 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब इससे भी छोटी इकाई आ गई है बेसिकली उन्होंने बोला है कि आवेश जो है ये सबसे छोटी इकाई है E, इससे ज्यादा आवेश को और विभाजित नहीं कर सकते। हालांकि अब क्वार्क्स पार्टिकल आ गए हैं +-E/3 +-2E/3, परंतु हम अभी उन पर नहीं पढ़ रहे हैं, उन पर अभी बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं पता है, हम लोग हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हम उन पर बात नहीं करेंगे। बस नॉलेज के लिए बता दिया है कि क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं जो और भी छोटे हैं आवेश से, E से भी, ठीक है। n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिया है, दूसरी को दिया, जहां दिया है वहां माइनस है, जहां लिया है, जहां से गया है वहां पे प्लस आ जाएगा, तो बेसिकली प्लस माइनस आ जाएगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि Q बराबर +-NE के रूप में होगा। अब आप 10 इलेक्ट्रॉन निकालो, 20 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो देखो अगर आपने इलेक्ट्रॉन 10 निकाले हैं तो उस वस्तु पर आ जाएगा धन, तो +NE आ जाएगा, और जिस वस्तु को 10 दिए हैं उधर आ जाएगा -10E, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर देखो ऋणावेश का चिन्ह का इस्तेमाल किया है। प्रोटॉन पर धनावेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश का माइनस होता है। अर्थात बेटा जी दोनों पर परिमाण बोल दो बेसिकली कि यार अगर हम सिर्फ इसकी नॉट एग्जैक्टली परिमाण, आप तो बस ये जान लो कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो ऋणावेश है यानी कि नेगेटिव के साथ आ जाएगा, और वैसे धनावेश आ जाएगा। वैल्यू दोनों की सेम होती है, यानी कि प्रकृति ही विपरीत होती है बस इनकी। चौथा पॉइंट के बाद अब पांचवा हम बात करेंगे कि आवेश संरक्षित है। देखिए ये विलगित निकाय के लिए आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा जी कि दुनिया से अलग थलग, पृथककरण। जैसे कि कोविड का टाइम आया था तो कोरोना में लोग बोलते थे कि भैया इसको बंद कर दो कमरे में। इसका मतलब यह है कि परिवेश, सराउंडिंग से उसका मेल मिलाप, उसका मेल जोल खत्म कर दो ताकि वो और दूसरों में बीमारी ना फैलाए। तो बेसिकली उसको क्वारंटाइन कर देते थे, है ना, उसको आइसोलेट कर देते, तो सेल्फ आइसोलेशन में रखते थे, बंद कमरे में। वहीं से थाली दे दी खाने के लिए कि ले भाई खा ले। मेरे को भी हुआ था तो मेरे घर वालों ने मेरे को बंद कर दिया था कमरे में कि बाहर मत निकलना 15 दिन तक। तो वहीं ऐसे जेल में नहीं है जैसे थाली सरका देते हैं कि भाई ले खा ले रोटी, इस तरह की बिहेव, ऐसा फील आने लग गया था। उसका रीजन था क्योंकि मैं लोगों से ना मिलूं, मैं घर वालों से ना मिलूं, उनको भी ये बीमारी ना हो जाए, है ना। तो ये अब ऐसे ही इसमें ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक अलग से वस्तु है। ध्यान से सुनना, मैं पांचवा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास एक विलगित निकाय है, दिस इज द विलगित निकाय, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देखिए, और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं विलगित निकाय को तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि परिवेश से उसका कोई लेना देना नहीं है, वातावरण का उसका कोई मेल मिलाप नहीं है। और मेरे पास एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी और एक वस्तु है सी। एक वस्तु है बी और एक वस्तु है सी। इस पर है +2 कूलम, इस पर है -1 कूलम, इस पर है +7 कूलम। इनमें मैंने कुछ किया, इनमें मैंने
इनमें मैंने कुछ कुछ किया, इसको इससे स्पर्श कराया, इसको स्पर्श से कुछ कुछ किया, मैंने क्या किया, कुछ कुछ किया, कुछ कुछ किया, और वो कुछ कुछ किया है वो बाद में बता दूंगा, है ना। कुछ कुछ किया, कुछ कुछ करने के बाद निकाय अभी भी वही है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये वस्तु सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बेसिकली इस पर जो आवेश आया वो -2 कूलाम आ गया, इस पर आ गया +6 कूलाम। तो बताओ इस पर कितना आएगा। तो तुम बोलोगे कि सर अभी अभी आपने बताया इसमें आवेश संरक्षण लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा जी। कि यार देखिए आवेश संरक्षित है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आवेश रहा होगा वो इस निकाय के बाहर नहीं गया होगा, क्योंकि ये विलगित है। और हमने बोला कि दुनिया से ना तो आवेश दे रहा होगा ना दुनिया से ले रहा होगा, जो भी है जितना भी है सब अंदर ही घूम रहा होगा। तो इसके अंदर ही है कुल। तो तीनों ने आपस में बांटा होगा, कम ज्यादा सही पर तीनों ने आपस में बांटा होगा। तो पहले कितना आवेश था, पहले कितना आवेश था, +7 और +2 9, 9 - 1 8 कूलाम था। तो इनका भी योग 8 आना चाहिए। अब देखिए 6 में से 2 गए तो 4 ये हो गया। अब मुझे 8 करना है तो 4 कूलाम ये करूंगा, 6 और 4 10, 10 में 2 गए 8। इस पर भी 8 कूलाम है नेट। क्यू नेट जो है ना, क्यू नेट इस पर भी 8 कूलाम है प्लस का, तो इस पर भी क्यू नेट 8 कूलाम ही होना चाहिए प्लस का। तो मैंने बोल दिया कि भैया सी वाली वस्तु पर जो है आवेश वो +4 कूलाम है। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इजीली स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश वही बोल रहा है, पढ़ लो ना भाई। अरे यार आवेश संरक्षण विलगित निकाय, उन्होंने पहले ही बोल दिया विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उन्होंने बोला समय के सापेक्ष कुल आवेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कुल आवेश ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। चलिए 5वें पॉइंट के बाद हम बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। आवेश अपरिवर्तनीय राशि है। भैया बोल रहे हैं कि आवेश जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, आवेश परिवर्तित नहीं होगा। द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है परंतु आवेश परिवर्तित नहीं होता। आप आवेश को कितने भी रफ्तार से फेंक दो, द्रव्यमान को फेंकोगे तो m = m0/√1 - v²/c²। आइंस्टीन की इक्वेशन से निकल के आता है, वहां से ये पूरा डेरिवेशन डेराइव होता है। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि मास भी चेंज होता है। अगर हम लोग लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट अगर हम बात करें, प्रकाश की चाल के आसपास की चाल से अगर हम बात करें ना, तो हमें द्रव्यमान भी परिवर्तित होते हुए नजर आते हैं। अभी हम जो पढ़ते हैं उसमें हम द्रव्यमान को नेग्लेक्ट मान लेते हैं, परिवर्तन को बेसिकली क्यों मान लेते हैं, क्योंकि वो ना के बराबर परिवर्तन होता है तो उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं, इसलिए हमें कभी फील नहीं होता। जैसे एक कार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रही है, प्रकाश की चाल के सामने तो तुच्छ है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन भी 9 के बराबर होता है, इसलिए नगण्य मान लेते हैं। तो हम बोल देते हैं कि कार का द्रव्यमान अगर 1000 किलो है तो 1000 किलोग्राम ही रहेगा अदरवाइज। लेकिन उसी कार को अगर मैं लाइट की स्पीड c है, प्रकाश की चाल c है, और मैं कार को c/2 से भेज दूं, फिर देखो द्रव्यमान कैसे परिवर्तित होता है। क्योंकि c की तुलना में c/2 को नगण्य नहीं मान सकता, तो फिर द्रव्यमान भी परिवर्तित होते हैं। लेकिन आवेशों के साथ ऐसा नहीं है, आवेश को आप c से फेंको, c/2 से फेंको, q है तो q ही रहने वाला है। आवेश एक अपरिवर्तनीय राशि है। यहां तक अगर समझ में आ रहा है, एक बार उठा दो दोनों हाथ और बोल दीजिए यस सर, मजा आ रहा है। नोट करिए, चलें आगे। अब आते हैं बेटा जी आवेशन करने की विधियां। तो बेटा जी बेसिकली हम पढ़ेंगे 3 तरह की मेथड होते हैं। एक होता है सबसे पहले चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन करने की विधियां हैं। घर्षण के द्वारा भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। 2 वस्तुएं, दोनों को आपस में रगड़ो, एक के ऊपर धन जाएगा, एक के ऊपर ऋण जाएगा, तो जो 2 वस्तुएं हैं उनका जोड़ा है, उसको उसी के साथ रगड़ना बेटा। कांच की छड़ को हमेशा रेशम के कपड़े से रगड़ना। रेशम का कपड़ा बोला है, नालायक को कहीं और दिमाग चलाना तुम्हारा सुबह सुबह तो देख लेना, ध्यान रखना है गुरुजी, है ना, उसके भी रेशम से बाल थे, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के मुझे चली गई। नालायक बच्चे, सुबह सुबह तेरे दिमाग में पढ़ाई आनी चाहिए। जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो जाता है। उन्हीं वस्तु को अगर मैं अंबर एक तरीके का मटेरियल होता है ना, या प्लास्टिक से रगड़ू, सूखे बालों को कंघी से रगड़ो। आपने कभी घर पे भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। किसी दिन नहा के निकलो, बढ़िया शैम्पू वैम्पू बढ़िया नहा के निकलो, तो फिर एक कंघा लेना, पहले बालों को अच्छे से सुखा लेना, फिर कंघा लेना और कंघे को रगड़ लेना अपने बालों में। मेरे तो बाल थोड़े कम है
तो ज़्यादा आवेशित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके बाल घने सुनहरे काले लंबे हैं, जो कि मेरा भी सपना हुआ करता था, अगर आपके ऐसे लंबे बाल हैं तो आप उन सूखे बालों से उस कंघी को रगड़िए और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पटकिए और उनको आकर्षित करने की कोशिश करिए, कोई आकर्षित हो जाएंगे। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर सूखे बालों को कंघे से रगड़ा जाए तो सूखे बालों पर धनावेश आ जाता है और कंघे पर ऋणावेश आ जाएगा। बिल्ली की खाल, अब बिल्ली को मारना नहीं है कि सर बिल्ली को मारूंगा फिर बिल्ली की खाल निकालूंगा और उस बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से, जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को हम करेंगे, जो नहीं कर सकते उन पर हम यकीन करेंगे, क्योंकि किसी ने तो वो करके छोड़ रखे हैं। क्लियर है? तो अब नोट लगा के लिख सकते हो यहाँ पर बादलों के आवेशित होने का जो कारण है वो घर्षण ही है। अच्छा, पहला मेथड आपका हो चुका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो तीसरा आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेसिकली अब हम प्रेरण, देखिए प्रेरण में जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं ना, तो हमारा जो पर्पस है मैं आपको बता देता हूं, इसमें वस्तु को स्पर्श नहीं कराते। देखिए अभी तक हमारे दिमाग में यह है कि अगर किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आवेशित करना है तो हमें दोनों वस्तुओं को फिजिकली संपर्क में लाना पड़ता होगा, मैकेनिकली रूप से या यूँ बोल दीजिए भौतिक रूप से इनको संपर्क में लाना पड़ेगा बेसिकली। परंतु ऐसा नहीं है, आप दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराए बिना भी आवेशित कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा हम कैसे वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, वो पूरा मेथड उन्होंने लिखा है कि यदि एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास लाया जाए तो वह उदासीन वस्तु के विपरीत आवेशों को आकर्षित एवं समान आवेशों को प्रतिकर्षित करती है। सीधी सी बात है। मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, मेरे पास डायग्राम है, तीनों की तीनों बहुत ढंग से समझा दूंगा, 4 डायग्राम है, पर अभी थ्योरी पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में रहेगा। और ये बहुत अच्छा नोट्स चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है बेटा जी, आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। आप इस चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो और उसके बाद सवाल लगाना चालू कर दीजिए, देखिए आपसे होने लगेंगे। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। मैंने सदिश इसीलिए पढ़ाए थे इस चैप्टर से पहले, क्योंकि मुझे पता है कुलाम का नियम आते ही आपको सदिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए सदिश पढ़ाया था। ठीक है, चलिए तो हम बात करें, यदि एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के पास लेकर आया जाए, एक उदासीन वस्तु है, मेरे पास एक आवेशित वस्तु है, सपोज मेरे पास एक छड़ होती और मैं उसके पास लेके जाता, सिर्फ पास लेकर गया हूं, मैंने स्पर्श नहीं कराया है, तो उन्होंने बोला है तो वह उदासीन वस्तु के विपरीत आवेशों को आकर्षित। अब उदासीन वस्तु के विपरीत आवेश, अब उदासीन है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है, उस पर नेट आवेश 0, यानी कि उस पर धन भी होगा और उस पर ऋण भी होगा। अगर मैं धनावेश, मान लीजिए इस वस्तु को पास लेके जा रहा हूं और इसके पास ये छड़ है और इसके पास धनावेश है, तो उदासीन वस्तु के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और धनावेशों को दूर की तरफ फेंक देगी। अगर इसके ऊपर ऋणावेश होता तो उदासीन वस्तु के ऋणावेशों को आकर्षित करेगी और उधर की तरफ धनावेश को फेंक देगी या प्रतिकर्षित करेगी। बेसिकली वही बोलना चाह रहा है। तो परिणाम स्वरूप उदासीन वस्तु की जो एक सतह है वो ऋणावेशित हो जाती है और दूसरी सतह धनावेशित हो जाती है, और वाइसा वर्सा। अगर मैं पास ले जाने वाली वस्तु को ऋणावेशित कर देता हूं तो फिर एक सतह धनावेशित हो जाएगी, दूसरी सतह ऋणावेशित हो जाएगी। दूसरी सतह मतलब पल्ली तरफ वाली साइड में वो बोल रहा है। यही घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। लेकिन वो वस्तु को आवेशित छोड़ने के लिए हमें एक और स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। तो सुनिए, आवेशों के पुनर्वितरण की परिघटना को प्रेरण कहा जाता है। अब देखिए मेरे पास एक अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है या उदासीन वस्तु है जिस पर नेट चार्ज 0। देखिए क्यू डैश नेट चार्ज 0 है, अरे हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि जितने ऋण है उतने ही मेरे पास धन है। मैं एक आवेशित वस्तु को लेकर जा रहा हूं, पास लेकर जा रहा हूं, स्पर्श नहीं करा रहा हूं, तो ये धनावेशित वस्तु। अगर यहाँ धनावेशित है तो यहाँ पर आ जाएंगे ऋणावेश, पल्ली तरफ दूसरी साइड में आ जाएंगे मेरे पास धनावेश। हाँ या ना, आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको भूसंपर्कित कर दूंगा, इस वस्तु को भूसंपर्कित करूंगा। अब जैसे इधर धनावेश है तो जमीन से, धरती मैया से इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे और इन धनावेशों को खत्म कर देंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऋण और धन का तो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन धन को बोलेंगे कि चल भैया हमारे साथ चलो, तो ये धन तो खत्म हो जाएंगे। अभी वस्तु संपर्कित है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से भूसंपर्कन हटा दिया। अब मेरा काम खत्म हो गया कि मुझे इधर से धनावेश को खत्म करना। अब तुम बोलोगे कि सर इधर ऋणावेश आते तो कब आ सकते थे, जब यहाँ पर ऋणावेशित वस्तु को पास लाता। अगर यहाँ ऋणावेशित वस्तु को पास लाता तो इधर धन जमा होते, इधर धन जमा होते तो इधर इलेक्ट्रॉन जमा होते। तब सब क्या होता, तब इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आते इनको निकलने, नहीं आते, तब ये खुद ही जमीन में चले जाते। तब ये यहाँ पर अगर ऋणावेश होते तो तब खुद ही चले जाते। बेसिकली धरती मैया से इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना चलता रहता है। यह है आवेशित वस्तु। अब यहाँ से मैंने भूसंपर्कन हटा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ से भूसंपर्कन हटा दिया तो अब यहाँ ऋणावेशित, अब इस वस्तु को हटा दो
इस वस्तु को हटा दो तो इस वस्तु के ऊपर क्या आ गया, ऋणावेश, ऋणावेश आ गया। तो बेसिकली आपने बिना टच कराए एक अनावेशित वस्तु को, बिना टच कराए एक अनावेशित वस्तु को आपने ऋणावेशित कर दिया। ये थी आपकी मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है। अब प्रेरण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य आप जान लीजिए। प्रेरित 3 या 4 पॉइंट हैं, तीनों चारों पॉइंट्स को मैं पढ़ देता हूं। आपको मजा आ रहा है क्या? एक बार मुझे फटाफट से लिख दीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है। प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है और ना ही खोती है। ये है प्रेरित करने वाली वस्तु। इसको कोई फर्क, ये सिर्फ अपना काम करने आई थी। इसने बोला कि मैं तुझे प्रेरित करके चली जाऊंगी, परंतु ना तो मैं अपना कोई आवेश खोऊंगी, ना ही मैं कोई अपना आवेश ग्रहण, ना ही कोई एक्स्ट्रा आवेश ग्रहण करूंगी। तो ना तो कोई आवेश लेती है या प्राप्त करती है, ना ही कोई वस्तु आवेश को खोती है। प्रेरित आवेश की जो प्रकृति होती है वो सदैव आवेशित करने वाली वस्तु से विपरीत होती है। आवेश करने वाली वस्तु क्या थी? धन वाली थी, इस पर धनावेश था, और प्रेरित वाली वस्तु पर ऋण आया, तो सदैव प्रकृति विपरीत होती। सर अगर यहाँ पर मैं ऋणावेशित वस्तु लेकर आता तो पक्की बात है कि बेटा जी इस पर जो आवेश उत्पन्न होता या जो आवेश आता प्रेरण के द्वारा वो धनावेश आता, हाँ या ना। तीसरा है प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या बराबर होता है, परंतु अधिक कभी नहीं होगा। प्रेरण केवल वस्तुओं में संभव है, कणों में नहीं। चाहे वो चालक हो चाहे कुचालक हो, किसी भी तरीके की वस्तु हो सकती है। देखिए उन्होंने लिखा है वस्तु में चाहे फिर चालक ले आओ चाहे कुचालक ले आओ। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर जो प्रेरण होगा वो सिर्फ चालक के अंदर होता है। नहीं, प्रेरण चालक हो चाहे कुचालक हो, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में हो सकता है, परंतु कणों में नहीं होता है। क्लियर है? उसके लिए वस्तु चाहिए। क्लियर है। अब तीसरा मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा भी क्लियर हो गया, अभी भी वही चल रहा है आवेशन विधि द्वारा। तीसरा है कंडक्शन। कंडक्शन में कुछ भी नहीं है बेटा जी, इसमें हम वस्तु को स्थानांतरित कर देते हैं, रगड़ा नहीं लगाएंगे, है ना, रगड़ा नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है। उन्होंने बोला है कि जब दो वस्तुओं को संपर्कित किया जाता है, आपस में एक दूसरे को स्पर्श किया जाता है, तो स्पर्श करने पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो चालन कहलाती है। आवेश स्थानांतरित होता है और उसकी प्रक्रिया चालन कहलाती है। यदि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण के कारण अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है और आवेशित वस्तु में कुछ आवेश की कमी हो जाती है। सही है। अगर मेरे पास आवेश है और मैंने दूसरी वस्तु को दे दिया तो मेरे पास तो कमी हो जाएगी ना, और यह कमी अनावेशित वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए आवेश के तुल्य होती है। मैंने 10 इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो सामने वाले ने 10 इलेक्ट्रॉन पाए हैं, तो वही बोल रहे हैं कि अगर मैंने 10 खोए हैं तो अनावेशित वस्तु ने उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए होंगे। तो 10 अगर मेरे पास प्लस का चिन्ह है तो उसके पास 10 माइनस का चिन्ह है। नेट आवेश आज भी कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग लगा लो, कूलॉम्स लॉ। अब मुझे ये बताओ आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए बेटा जी कुल मिला के 30 स्लाइड के आसपास है आई थिंक, और अभी हम आ गए हैं 14 पर। हम बिल्कुल टाइम जोन के हिसाब से चल रहे हैं। 30 स्लाइड है, 30 × 2। हर इस स्लाइड पर अगर मैं 2-2 मिनट भी रुकूंगा तो 30 × 2 कर लीजिए, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। और अभी 14वीं स्लाइड पे हूँ, 28 मिनट का समय व्यतीत हो चुका है। वी आर ऑन टाइम, खत्म कर देंगे 1 घंटा 1 चैप्टर। समझ आ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है तुम लोग सोच रहे हैं मास्टर तो भगाए जा रहा है। भगा कहाँ रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ, बहुत ढंग से समझा रहा हूँ, कायदे से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो कूलॉम का नियम है ये बिंदु आवेशों के लिए लगता है। सबसे पहले तो हमेशा याद रखना, कभी आपको ना वस्तुएं दे देंगे, जैसे आपको बोल देंगे कि यार एक रेखीय आवेश, एक छड़ है जिस पर लंबाई पर आवेश फैला हुआ है और एक बिंदु आवेश है, बताइए इन दोनों के मध्य कूलॉम का नियम लगाएंगे जरूर, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन का सहारा लेना पड़ता है वहां पर। लेकिन हम पहले छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं कि भैया ये छोटा सा dx है, उस छोटे से dx में dq आवेश है, वो dq आवेश एक्ट एज अ बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। और नाउ वी कैन अप्लाई कूलॉम्स लॉ। उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे, कहानी मेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर सेंटर से ले रहा हूँ तो फिर वो -L/2 से लेकर +L/2 पर, अगर मेरी छड़ की लंबाई L है तो क्लियर है कहानी यहाँ तक। दो बिंदुवत आवेश एवं स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर वैद्युत बल का जो परिमाण है आवेशों के परिमाण के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R² के व्युत्क्रमानुपाती। सपोज दोनों के बस बीच में
r दूरी है। यह सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जो बल लगेगा ना दोनों के बीच में, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। देखिए F इज इक्वल टू, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, K Q1 Q2 बटे R का सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। सजातीय का मतलब है धन और धन प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण और ऋण प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय समान जात के हैं, धनावेश धनावेश है तो प्रतिकर्षण, ऋणावेश ऋणावेश है तो प्रतिकर्षण। विजातीय अलग अलग जात के, एक धन है एक ऋण है तो आकर्षण होगा। चिन्ह अब देखिए है ना, पल जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत दिशा में लगेंगे, चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, हमेशा और हमेशा विपरीत दिशा में ही होंगे। मैंने दोनों केसेस आपको दिखा रखे हैं। डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये भी धन है और ये भी धन है, दोनों के बीच में दूरी r है, तो ये वाला आवेश इसको इधर धकेलेगा, ये वाला आवेश इसको इधर धकेलेगा। देखिए एक दूसरे पर बल लगाते हैं, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये आया जिसके कारण से ये प्रतिकर्षण का महसूस कर रहा है, और इसके आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और उस विद्युत क्षेत्र में ये आवेश आया जिसके कारण से इस पर बल अनुभव हुआ। बोले स्टार्टिंग में बताया था कि जो महसूस कर सके और जो उत्पन्न कर सके विद्युत क्षेत्र को या विद्युत प्रभावों को। क्लियर है? अब इस पर लिखते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब सॉरी मैंने हाँ सही तो बोला है मैंने, फोर्स ऑन वन, पहले पर आवेश दूसरे के कारण से। थोड़ी इंग्लिश उन्होंने अजीब सी लिख रखी है ना, इसलिए कंफ्यूजन। पहले पर आवेश दूसरे के कारण, पहले पर बल दूसरे पर, बल किस पर लग रहा है? पहले आवेश पर लगा कौन रहा है? दूसरा आवेश। इसको बोलते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ऐसे इस पर लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर है? तो दूसरे पर बल पहले आवेश के कारण, क्योंकि दोनों धनावेश है तो दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे, एक इधर झांकेगा एक इधर झांकेगा, लेकिन लगेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसे मत लगा देना। न्यूटन के तृतीय नियम की भी पालना करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि समान परिमाण के होंगे, विपरीत दिशा में होंगे और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लग रहे होंगे। तो देखिए समान परिमाण आ जाता है इनका, भिन्न भिन्न वस्तु आ जाता है, दोनों विपरीत दिशाओं में आ जाता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं। लेकिन अगर दोनों की प्रकृति मान लीजिए विपरीत हुई, विजातीय आवेश हुए, एक धन हुआ और एक ऋण हुआ, आज भी देख लीजिए चाहे आकर्षण है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो वही पहले पर बल दूसरे के कारण से, दूसरे पर बल पहले के कारण से, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसके परिमाण की। तो F जो होता है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, व्युत्क्रमानुपाती होगी दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम के। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अगर इसको मैं और फर्दर सॉल्व करूंगा तो F समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और वहीं से फिर K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? क्लियर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जिसको बोलेंगे 9 × 10⁹ आप एक बार नोट करिए बच्चों, है ना, आप करते रहिए, है ना। K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ जाएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जिसको बोलेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K क्या है? कूलाम स्थिरांक है या स्थिर वैद्युतिकी स्थिरांक है। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? इतना नोट करो, 1 मिनट का समय दे दो बच्चों मुझे, छोटा सा हल्का सा काम आ गया है। अच्छा तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बेटा? एक बार फटाफट से मुझे जवाब दे दो। सॉरी, चलिए तो क्लियर है क्या? जल्दी नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से, आगे चलते हैं। आवेशित कणों की साम्यावस्था की अब हम बात कर लेते हैं। कूलाम का नियम लगाना आ जाएगा, पता वो क्या करते हैं, वो त्रिभुज में दे देंगे, समबाहु त्रिभुज में आपको दे देंगे, है ना, एक वर्ग के अंदर दे देंगे, समद्विबाहु पर दे देंगे, और पूछेंगे किसी भी एक आवेश पर नेट बल निकालना है। भैया बल है तो सदिश राशि है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर करते जाइए, सदिश योग करते जाइए, किसी पर भी नेट बल निकल कर आ जाएगा, किसी पर भी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं साम्यावस्था में प्रत्येक आवेशित कण पर कुल विद्युत बल 0 होता है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो भैया नेट बल जो होगा किसी भी एक आवेश पर वो 0 होगा। केवल कूलाम बल के प्रभाव में आवेशित कण की साम्यावस्था कभी स्थायी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब इसके लिए स्पेशल केसेस है, मैं सीधा रिजल्ट आपके लिए लेकर आया हूं। अगर मेरे पास 3 बिंदु आवेशों की साम्यावस्था है, 3 बिंदु आवेशों की साम्यावस्था का मतलब है
मैंने बोला कि मेरे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश है कैपिटल Q2 और मैंने तीसरा आवेश स्मॉल q रखा। तो यहां से दो सवाल पूछते हैं कि कहां रखूं और कितना रखूं, कहां रखूं और कितना रखूं। तो मान लेते हैं कि मैंने बोला कि यार इस वाले आवेश से x दूरी पर एक तीसरा आवेश रख देते, किसी भी एक आवेश पर नेट बल निकाल लीजिए। अब देखिए, अब यहां से सुनना, कहां पर रखूं, तो आप इन दोनों आवेशों में से किसी एक पर बल निकाल लीजिए, या एक काम करिए, सॉरी, इस पर नेट बल निकाल लीजिए। अगर कहां रखना है तो इस आवेश पर नेट बल 0 कर दो, और कितना रखना है तो इन दोनों में से किसी भी एक आवेश पर बल को 0 कर दीजिए। आंसर आपके आते चले जाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यदि दो आवेशों की समान प्रकृति के होने चाहिए तो वही है कि Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये x है तो फिर ये बची हुई r माइनस एक्स हो जाएगी, है ना, वही दूरी r माइनस एक्स हो जाएगी। फिर k Q1 Q2, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा k Q1 Q बाय एक्स स्क्वायर, k Q Q2 बाय एक्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और नेट बल 0 है तो दोनों को बराबर कर दीजिए, या यूँ बोल दीजिए नेट बल को 0 के बराबर कर दीजिए। सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तीसरा आवेश जो है ना वो विपरीत प्रकृति का होना ही चाहिए। तो यहां से मैं सीधा सीधा आपको रिजल्ट दे रहा हूं, हालांकि ये डिराइव हो सकती है, सवाल आए हैं जेई के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहां से सवाल आए हैं, +4 ही +9 ही दे देते हैं और वहां से सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आ सकता है, नो डाउट। और कितना रखूं, तो वो इतना रखूं। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने दे दिया, कहां रखूं ये आपको मैंने बता दिया। एक्स का वैल्यू आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। अच्छा, एक्स निकालोगे तो ये Q1 से आया है, कभी कभी ऑप्शन में Q2 से दे देते, तो उस एक्स को R में से माइनस कर देना। जैसे सपोज ये 1 मीटर है और यहाँ पे 1/3 आया, तो यहाँ से अगर 1/3 है तो यहाँ से फिर 2/3 है, तो कहाँ से है ये डिपेंड करता है। क्लियर है, हाँ या ना, इतना नोट करिए। अगली हेडिंग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र। हेडिंग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र। देखिए, विद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कोई आवेश है, उसके आसपास का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं एक परीक्षण आवेश, एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो उसके प्रभाव को दिखाएगा। और वो टेस्ट चार्ज बेसिकली वो ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मुझे निकालना पड़ेगा कि यार उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। उस चार्ज को बिठा दो और बोलेंगे कि हाँ भाई बता, इस बिंदु पर तुझे कितना बल अनुभव हो रहा है। बोले मुझे इतना बल अनुभव हो रहा है। फिर मैं थोड़ा पास लेकर आया तो ज्यादा हो सकता है, ज्यादा बल का अनुभव हो, थोड़ा दूर कर दिया, कम बल का अनुभव हो। तो इंटेंसिटी भी चेंज होती है दूरी के हिसाब से, वही हम बात करेंगे। सुनिए, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसे निकालेंगे। मेरे पास एक Q आवेश है r दूरी पर, ये बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज है जो 0 तो नहीं है परंतु 0 की ओर अग्रसर है। इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है, बहुत ही छोटा आवेश है। अच्छा बेटा, एक बार इतना नोट करिए बच्चों, एक छोटा सा मुझे 1 मिनट का समय दे देंगे क्या प्लीज, इतना नोट करिए, है ना। हाँ सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो देखो, ई विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। परीक्षण आवेश को रख दीजिए। बल क्या होता है, के क्यू Q0 बटे आर स्क्वायर। और फिर Q0 से Q0 कट जाएगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो आर कप्पा लगा दीजिए, दैट इज योर एकांक सदिश, है ना। और अगर हम इसको एकांक सदिश को छोड़ेंगे तो उसी सदिश के परिमाण का भाग होगा, आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा ये आर क्यूब और यहाँ जाएगा आर वेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास विद्युत क्षेत्र जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर है। Q0 एक बहुत छोटा आवेश है, नोट लगा लेंगे। परीक्षण आवेश Q0 एक काल्पनिक आवेश है, काल्पनिक है। समीपस्थ आवेशों पर कोई बल नहीं लगाता है परंतु उनके कारण बल अनुभव करता है। देखिए, यह आवेश इतना छोटा है कि इसका प्रभाव तो दूसरों पर नहीं पड़ता, यह पड़ने ही नहीं देगा, बहुत छोटा है, लेकिन दूसरों का प्रभाव ये झेल लेता है बेचारा, तभी तो परीक्षण आवेश है, टेस्ट है। आपका इफेक्ट मुझ पर ना हो परंतु मेरा इफेक्ट अगर आप पर हो रहा है तो आप बेसिकली मेरे लिए टेस्ट चार्ज हो, आप मेरे बारे में बता दोगे, क्लियर है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के गुण की बात कर लेते हैं। आ जाइए यार फटाफट से, हिम्मत तो नहीं आ रही है आप लोगों ने, फटाफट आ जाइए यार, 19 स्लाइड पे आ गए हैं। यह एक सदिश राशि है,
इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा के समान होती है। धनात्मक आवेश के कारण, अब देखो अगर धनावेश है तो उसके दूर की ओर अनुदिश होगा। जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो रेखा आप मिलाओगे उसके अनुदिश होगा। अगर धन है तो दूर की तरफ होगा, ऋण हो तो पास की तरफ होगा। बोला है कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सदैव इससे दूर होगी, ऋणावेश है तो सदैव इसकी ओर होगी। क्लियर है? न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बीमीय सूत्र। अगर एक आवेश को धनात्मक आवेश को अगर मैं विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा प्लस QE। अगर मैं ऋणात्मक आवेश को रख दूं तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखिए बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा बच्चे। अगर धनावेश है, अगर धनावेश है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहां पर मेरे पास प्लस Q आवेश है। अगर प्लस Q आवेश है तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और यही अगर मेरे पास ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में बल लगता, जिसको मैं माइनस QE बोल रहा हूं। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अध्यारोपण के लिए हम क्या करते हैं भैया, अध्यारोपण का सीधा सीधा सा बात है कि सबके कारण से अलग अलग निकाल लो और सदिश योग कर दीजिए तो नेट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सुपर इम्पोज। अगली हेडिंग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र अलग अलग तरीके से। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वलय के अक्ष पर हमारे को एक रिंग दे रखी है, एक समान रूप से आवेशित हमें दे रखी है। यहाँ पर लैम्डा जो डिफाइन करते हैं ना बेटा जी, लैम्डा जो है वो रैखिक आवेश घनत्व है। लैम्डा क्या है? रैखिक आवेश घनत्व। मेरे पास एक वलय दे रखी है और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर रखा है। यह है मेरे पास, यह है केंद्र O, यहां से x दूरी है, यह है बिंदु P। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये लैम्डा क्या हो जाएगा? अब देखिए लैम्डा जो होता है ना वो होता है कुल आवेश प्रति एकांक लंबाई, Q/L कर दो, Q/L कर दो। अगर मुझे कभी भी Q निकालना पड़ेगा तो लैम्डा इंटू L कर दूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आवेश जो है वो लंबाई में फैला हुआ है क्योंकि ये वलय है और जो लंबाई है वो इसकी परिधि है और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो मैं अगर मुझे Q लिखना होगा तो लैम्डा रख दूंगा इंटू 2π और त्रिज्या रख दूंगा, तो ये मेरे पास कुल आवेश आ गया। तो लैम्डा इंटू 2πr रख रखा है और Q की जगह इन्होंने कैपिटल Q कर रखा है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्ष पर, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। देखिए लैम्डा इंटू आर, कैपिटल R इंटू एक्स, लैम्डा के पदों में लिखना है 2 एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x² की पावर 3/2 हो जाएगा। और r की वैल्यू जो है ना, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी √r², स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस x²। क्लियर है? अगर मैं लैम्डा के पदों में नहीं लिखना चाहता, मैं x के पदों में नॉर्मल लिखना चाहता हूँ Q के पदों में, तो मैं लिख सकता हूँ KQx/r² प्लस x² की पावर 3/2। अगर मैं x बराबर 0 कर दूं, यानी कि यहाँ को इसको x बराबर 0 कर दूं, मतलब यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, अर्थात वलय के केंद्र पर। वलय के केंद्र पर अगर मैं बात करूँ तो इस x को 0 रखोगे तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, अर्थात वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। हालांकि ये जो डेरिवेशन है वो डेराइव इससे नहीं होता है, वो अल्पांश लेकर होता है। ऊपर की तरफ लोगे, अब आधी रिंग का जितना है नीचे वाली रिंग का भी उतना ही होता है, विपरीत दिशा होती है, समान परिमाणों, तो उसके कारण से एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब ये तो मैंने पूरी वलय के कारण से बता दिया, लेकिन अगर हमसे कभी कभी वलय का खंड पूछ लेते हैं तो कुछ नहीं करना बेटा जी, एक वलय का रिंग दे दिया जो कि केंद्र पर अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, केंद्र पर अल्फा कोण अंतरित कर रहा है और जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और ये लैम्डा दे रखा है, प्लस आवेश है पूरा, है ना। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2k λ/r sin α/2, 2k λ/r sin α/2, और लैम्डा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Q बटे लंबाई। अब इस पूरे की, इस चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? त्रिज्या इंटू कोण R अल्फा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर हो जाएगा ना कोण इंटू त्रिज्या। अगर समरूप आवेशित अर्धवृत्ताकार वलय है तो वही है,
अब अर्धवृत्ताकार है तो अल्फा की वैल्यू कितनी चली जाएगी, अल्फा की वैल्यू पाई, अल्फा की वैल्यू पाई रखोगे तो पाई बाई 2 साइन 90, साइन 90 1 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आ जाएगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा, लैम्डा की वैल्यू क्या रख दूंगा, देखिए लैम्डा तो हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर, लैम्डा तो हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर, अरे पूरी परिधि 2 पाई आर, आधी परिधि पाई आर, तो लैम्डा की वैल्यू तो रख दो क्यू बटे पाई आर और के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से आपको ये मिल जाएगा। ये सवाल भी आ चुका है जेई के अंदर और ये आपको भी मिल सकता है 2025 के अंदर देखने को, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा थ्योरी दिमाग में रखिएगा। कहानी क्लियर है, हाँ या ना, अरे बोलो। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, भाई जितना प्लस है उतना माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी होगी तो ओ बिंदु पर कैसे निकालोगे वो आपको दे रखी है। क्लियर है कहानी यहाँ तक, हाँ या ना का जवाब दे दो मेरे को, कर लोगे, अरे कर लोगे। हेडिंग लगाएंगे विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत फ्लक्स, हेडिंग लगाएंगे विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत फ्लक्स, जिसमें सबसे पहला है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, धनावेश से निकलती है ऋणावेश में समाती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक काल्पनिक रेखाएं, बेसिकली ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। देखिए विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा होती है, या विद्युत क्षेत्र में सॉरी बल रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इस प्रकार खींची जाती है कि किसी बिंदु पर इसकी जो दिशा है वो इसकी स्पर्श रेखा की किसी बिंदु पर इसकी दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है ना, अगर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लूँ ना तो विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी, यहाँ पर खींच लूंगा ना तो मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। क्लियर है, थोड़ा स्पीड चल रहा है ना इस वजह से थोड़ा सा शब्द मेरे उधर उधर हो जाते हैं, भावनाएं मेरी समझो। क्लियर है। विद्युत बल रेखाओं का उपयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की तुलना के लिए भी किया जाता है। क्षेत्र की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की बल संख्या के समानुपाती होती है। विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, काल्पनिक होती है, कभी भी आपस में नहीं काटती, अगर वे ऐसा करती हैं तो कटान बिंदु पर जो होंगे वो दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिलेंगी, ऐसा संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। जैसे कि मैंने बोला एक बल रेखा ये रही, एक बल रेखा ये रही, ये है कटान बिंदु, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, ऐसा संभव ही नहीं है। दिस इज द कटान बिंदु। क्लियर है, और ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। आगे चलते हैं, 3 पॉइंट हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां से सवाल आ जाते हैं, इसलिए इन एक एक लाइन को एक एक पॉइंट को दिमाग में रखिएगा बच्चों। हम 23 स्लाइड पे आ गए, मैं पहले एक बार देख लेता हूं कितने हैं। 32 है यार, मेरे को लगा 30 होंगी। चलो अब हम आ गए हैं 23 पर आ गए हैं। चलो 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 चलो, सफर अभी बाकी है और 8-9 स्लाइड है, 18-20 मिनट लगेंगे। चलिए अभी कितना हो गया है, कितने मिनट का हमने कर लिया है बेटा जी, हो 47-48 मिनट का हो चुका है, मतलब 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। चलिए कोशिश करेंगे। आवेश पर उत्पन्न होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। क्लियर है, अरे हाँ या ना। बल रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत रूप से प्रारंभ होती है, अगर चालक है तो लंबवत रूप से समाप्त होंगी, लंबवत रूप से ही निकलती है। विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर अनुपस्थित है तो वहां कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी। किसी क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से पारित होने वाली बल रेखाएं उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्रदर्शित करती है। सघन, जहां पर ज्यादा बल रेखाएं होंगी वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, जहां पर कम होंगी दूर दूर होंगी वहां पर, या विरल होंगी तो वहां पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। एक विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाती है। चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग लगाइए विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सतह S से संबंधित किसी, अब देखिए फ्लक्स की सीधी सी परिभाषा पाई इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds या E डॉट S, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट S विद्युत क्षेत्र, और ये अदिश राशि होती है, लेकिन ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होती है, विद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल सदिश का। क्षेत्रफल सदिश हमेशा हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होगा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होगा। अब गाउस के नियम से मैं बता दूंगा क्या होता है फ्लक्स की परिभाषा से, तो E डॉट ds है। गाउस का नियम अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको अगली उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लीजिए S क्या होता है। S मतलब है एकांक सदिश जो होती है वो हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। बीमा इसकी यह है, बंद सतह में फाई का मान आवेशों के वितरण व उनके मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता। बंद सतह में देखिए
आवेश कितना है नेट उस पर डिपेंड करता है। आवेश कितने भी रख दो, मैंने बोला कि भैया मेरे पास एक बंद सतह, ये वलय नहीं है ये गोला है, और आवेश को मैं यहां पर रख दूं प्लस Q1 को, या यहां पर रख दूं या यहां पर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो, ये यहां पर ये केंद्र है, कहीं पर भी रख दो, इससे जो नेट फ्लक्स आएगा ना वो आ जाएगा Q1/ε0 नेट फ्लक्स। Q/ε0 होता है नेट, गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो नेट फ्लक्स आ जाएगा बेसिकली। तो हमें डिपेंड नहीं करता कि यार कहां पर मैंने उसको रखा हुआ है ना, तो उन्होंने वही बोला है कि आवेशों का वितरण उस पर भी डिपेंड नहीं करता, नेट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और मध्य दूरी पर भी डिपेंड नहीं करता, उनके मध्य की दूरी क्या। अगर मैंने यहाँ पर प्लस Q1 लिख दिया, यहाँ प्लस Q2 लिख दिया, तो इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता। मेरे पास नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज मेरे पास प्लस Q1 प्लस Q2 है डिवाइडेड बाई ε0, तो ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हाँ और ना, पाई का मान निम्न परिस्थितियों में शून्य होता है। जो परिस्थिति अभी मैंने बताई वही परिस्थिति आपके सामने निकल के आने वाली है कि यदि बंद सतह में एक द्विध्रुव हो, द्विध्रुव का मतलब है समान परिमाण विपरीत प्रकृति, प्लस Q माइनस Q, तो नेट आवेश 0। अगर नेट आवेश 0 है तो पाई 0 है, फ्लक्स 0 है ना। बंद सतह में धनावेश और ऋणावेश का परिमाण बराबर हो, जितने धन है उतने ऋण है। जरूरी नहीं है कि वो द्विध्रुव का निर्माण करें, लेकिन जितना धन है उतना ऋण है, नेट आवेश 0 है। बंद पृष्ठ में कोई आवेश ही ना हो तब भी 0 हो सकता है। अब देखिए जितना निवेशी होगा उतना ही निर्गत होगा, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अगर आउटपुट को मैं धनात्मक बोल रहा हूं तो इनपुट को मैं ऋणात्मक बोलूंगा। अब ध्यान से सुनना, ये है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यहां से अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो देखिए बेटा, यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये रही, और एरिया वेक्टर सतह के हमेशा लंबवत होगा, तो ds ये रहा, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, तो फाई इक्वल टू क्या होता है E डॉट S, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ES cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 cos 180 -1 तो माइनस E डॉट S, और S कितना पाई आर स्क्वायर, तो फाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फाई क्या है, अंदर जाता हुआ है, अंदर जाता हुआ है मतलब ये निवेशी है, तो हमने बोला ना निवेशी को हम नेगेटिव ले लेंगे, निवेशी को हम नेगेटिव ले लेंगे उतना ही प्लस में आ जाएगा। देखिए E भी इधर है, DS भी इधर है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो जो फाई आउटपुट लिखूंगा वो हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos 0 1, तो फाई आउटपुट जो लिखूंगा वो लिखूंगा प्लस के E इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं नेट की बात करूं तो जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, तो नेट अभी भी 0 है टोटल। तीसरी सरफेस के कारण से नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, सॉल्व करने से कोई फायदा ही नहीं है। cos 90 अगर 0 है तो पूरा टर्म 0 है, फ्लक्स 0 है। तो तीसरी सतह से, ये बेलन है तो जो पूरी सतह है ना ये कर्व वाली, इससे वो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, इधर से जा रहा है तो एक तो सतह ये मिलेगी और एक सतह उधर मिलेगी, उधर से बाहर जा रहा है तो धनात्मक, इधर से अंदर जा रहा है तो ऋणात्मक, काम खत्म, नेट फ्लक्स 0। हेडिंग लगाओ गाउस प्रमेय। उन्होंने गाउस प्रमेय ने बोला है कि भैया किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन ε0 या Q एनक्लोज्ड, बेसिकली कितना आवेश परिबद्ध है उसका 1/ε0 गुना होती है। यह नियम सम्मित आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए उत्पन्न उपयुक्त होता है। सभी सदिश क्षेत्र जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं के लिए लागू होता है। हेडिंग लगा लीजिए गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और बेटा जी अब ये आपको बहुत अच्छे से आता है। देखिए ठोस चालक की बात करूं अथवा खोखले गोले के कारण से बात करूं, देखिए इसमें एक केस है जो उसमें हटा दिया हमने, ठोस कुचालक, ठोस कुचालक हमने हटा दिया, अदरवाइज सारे केसेस हमने इसमें लगा रखे हैं, ठोस या खोखला। अब खोखले में चालक हो चाहे कुचालक हो, ठोस में चालक हो, 3 केसेस हैं इसमें, और 3 केसेस के 3 अलग से केस आएंगे, R ग्रेटर देन R, R लेस देन R, R बराबर R, स्मॉल r और कैपिटल R की मैं बात कर रहा हूं। तो ठोस कुचालक के अलग डेरिवेशन है, बाकी सबके लिए सेम डेरिवेशन है। तो इसमें खोखले की अगर हम बात करें, या यूं बात दीजिए तो चालक और कुचालक बने, तो चालक में केवल खोखला चालक है, कुचालक में ठोस कुचालक, चालक में खोखला और ठोस दोनों है, कुचालक में केवल खोखला कुचालक है, ठोस कुचालक की बात नहीं कर रहे, ठोस कुचालक अलग केस में है।
तो गोले के अगर बाहर स्थिर बिंदु है तो उसके कारण से अब देखिए एक समान रूप से आवेश परिबद्ध है, एक समान रूप से आवेश वितरित है गोले के अंदर, r ग्रेटर देन r है, तो हम गोले के बाहर चले गए। यहाँ पर हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, हमने यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ की, गाउसियन सरफेस की कल्पना कर ली। थीटा का वैल्यू 0 है, एरिया वेक्टर भी इधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है, एक समान रूप से आवेश परिबद्ध, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लगाओगे cos 0 बना जाएगा। अरे यार यहाँ पर लगा लो ना यार भाई यार, ई इंटू 4πr², जो एरिया लेंगे ना वो एरिया गाउसियन पृष्ठ का लेते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का है, देखिए ना स्मॉल आर त्रिज्या का है भैया। तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू। नेट आवेश इस पर कितना है, नेट आवेश हमने क्यू मान लिया, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर देते हैं, अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर देते हैं तो ये आ जाएगा। अगर लेस देन आर करेंगे तो 0 आ जाएगा। कारण है बेटा जी, अगर मैं अंदर चला जाऊं, अगर मैं इस गोले के अंदर यहाँ चला जाऊं तो यहाँ पर तो आवेश 0 है ना, क्योंकि सारा की सारा आवेश जो है वो सतह पर है। अगर कोई आवेश परिबद्ध नहीं होता तो याद करो फ्लक्स 0 होता है या विद्युत क्षेत्र 0 है। क्लियर है, हाँ या ना? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में आ गई? आगे चलें, कौन सा 30 पे आ गए, 2 और बचे हैं बस। कितने मिनट का लेक्चर हो गया बेटा, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या? मेरा टारगेट है, देखिए मुझे नहीं बढ़ाना यार आप लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा। कारण है सर, जो वादा किया है वो निभाएंगे यार। अगर मैं 70 मिनट भी कर देता हूँ ना तो आपके 10 मिनट का ट्रस्ट टूटेगा। 60 मिनट मतलब 60 मिनट। चलिए अब बात करते हैं आगे गोले के बाहर। अब देखिए ठोस कुचालक की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, ठोस कुचालक की हम बात करें। ठोस कुचालक में भी पहला है गोले के बाहर, सेम आएगा, गोले की सतह पर आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब बात होती है ना गोले के अंदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरा आयतन में आवेश है, तो वही वाली कहानी है कि भैया इतने आयतन में इतना आवेश है, ठोस है कुचालक है, तो जहां आवेश को छोड़ोगे वहीं पर वितरित, वहीं पर रह जाता है। चालक होता तो सतह पर चला जाता है, लेकिन अगर कुचालक की हम बात कर रहे हैं, कुचालक की हम बात कर रहे हैं तो जहां पर आवेश छोड़ा है वहीं पर रह जाएगा। तो इतने आयतन में इतना आवेश है तो इतने में इतना, इतने में इतना, वो वाली कंडीशन यहाँ पर लगती रहती है। क्लियर है, ये वाली कंडीशन यहाँ पर लगती रहेगी। तो गाउस प्रमेय हमें पता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, गाउसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, गाउसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, और कुल आवेश जो है वो q है। लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं यहां से मिटा देता हूं। क्लियर है, तो e इंटू 4πr² समेशन ऑफ q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन बेटा जी एक समान रूप से आवेशित गोला है जिस पर आयतनीय आवेश घनत्व, अगर हम इसका रो ले लें और रो नियत है, तो वही वाली बात कर रहे हैं कि भैया इतने इतना है तो इतने में इतना है। तो जब आप स्मॉल r त्रिज्या के यहां पर आवेश को निकालोगे ना कि इतने में कितना आवेश है, तो इतने में इतना आवेश है बेटा, q इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। आपको अगर ये रिजल्ट निकालना आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको ये रिजल्ट सीधा याद भी रख लोगे तो सीधा काम आता है सवालों में। अब एक लास्ट डेरिवेशन है बेटा जी, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र। डेरिवेशन आपके सामने है, एक समान रूप से आवेश अनंत लंबाई का है ना। इसका गाउसियन पृष्ठ कैसे बन सकता है? इसका गाउसियन पृष्ठ एक बेलन की तरह बन सकता है, तो हमने बेलन की तरह बना दिया, L लंबाई ले दी। तो इसके कारण से अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो एक रेखीय आवेश के कारण से वितरित, एक रेखीय रूप से अगर आवेश वितरित है उसके कारण से अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो 2k लैम्डा बाय r, और k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आकर आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर द्विध्रुव रह गया, बहुत सारी चीजें रह गई, अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा जी वो सब नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा ना, उसमें कराऊंगा विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव रख दिया, फिर अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति पर रह गया, विद्युत विभव निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, फलाना ढिमकाना, सब कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले तो मुझे ये बताओ कैसा लगा लेक्चर, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कहाँ कमी रह गई, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया? देखो इसमें अगली क्लास होगी ना, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास। अच्छा आप लोगों को कैसा लग रहा है? सफलता सीरीज अगर अच्छी लग रही है भर भर के प्यार लुटाइए बेटा, इस सीरीज को प्यार लुटाइए, सेशन को शेयर करते रहिए अपने यार दोस्तों को। उसको बोलिए तुझे 1 घंटे में चैप्टर सीखना है ना, इधर आ सौरभ सर के पास, फिजिक्स का एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म।
30 चैप्टर 30 घंटे में पूरी फिजिक्स खत्म। यानी कि अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ ना, आप रोज 8 घंटे भी पढ़ो ना, एक मोटा मोटी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 6 घंटे भी पढ़ो ना, तो 6 पंजे 30, 5 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म। 6 घंटे में 5 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म। 6 घंटे रोज भी पढ़ोगे तो सोच के देखिए कितनी कंसाइज फॉर्म में, कितने स्मॉल रूप में मैं लेकर आ रहा हूँ आपको प्रॉपर थ्योरी। अगर आपको चाहिए कि सर इसके क्वेश्चंस करवाइए तो डिमांड कर दो, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि सर क्वेश्चंस वाली कोई सीरीज लेकर आइए, थ्योरी आज सुबह करा दो, शाम को सवाल करा दो, मैं वही कराऊंगा आपको, मैं वही कराऊंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास जो होगी ना बेटा जी, वो स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर होगी। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर होने वाली है। इसमें बेटा जी हम सारा बचा कुचा कर लेंगे। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो ना कि सर अक्षीय स्थिति, अक्षीय, निरक्षीय, याद है एक्सियल, इक्वेटोरियल पर विभव निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अच्छा, एक द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में रख दूंगा तो उस पर जो बलाघूर्ण आता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, याद करो, है ना, याद करो, आता था ना पी सदिश क्रॉस ई सदिश, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो कैसा लगा एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए बच्चों, फटाफट से मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना हमारे साथ, हाँ आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।